गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग हैं? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप मेरी शरण में, बताइए। तो आज हम अपना बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट, ना के बराबर पेपर में आने वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एडवांस मैथ का सबसे छोटा चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। इसकी मात्र केवल एक ही शीट होगी, एक ही शीट में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है। एडवांस मैथ में जितने भी चैप्टर है ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन और हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनमें सबसे छोटा ये चैप्टर है जिसमें केवल एक ही शीट होगी और लगभग अप्रोक्स इसमें 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 100 सवाल होंगे, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियसरी में आपको करवाऊंगा। 100 सवालों में सारे टाइप कवर हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें लगभग मेरे दोस्तों आपकी 6 से 7 क्लास लगेंगी इस चैप्टर में, और ये मेरे दोस्तों आपका समाप्त हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अगर मैं इसके, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं इसके मेरे प्यारे भाई एग्जाम में वेटेज की बात करूं, तो आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आप सीजीएल का, सीपीओ का, आप सीडीएस का पेपर दीजिएगा, सीएचएसएल का पेपर दीजिएगा, या तो इसका पेपर में एक भी सवाल नहीं आएगा, 0 क्वेश्चन, या फिर 1 क्वेश्चन आएगा मेरे प्यार में। 0 से 1 सवाल इसका पेपर में आता है। कोई भी पेपर हो, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर से एग्जाम में एक भी सवाल ना आए। जैसे साल का सीएचएसएल का प्री का पेपर हुआ, इससे एक भी सवाल नहीं आया। इस साल का सीजीएल का मेंस का, सीजीएल का पेपर हुआ मेरे दोस्तों, प्री का एक भी सवाल नहीं आया। लेकिन जब सीजीएल का मेंस हुआ था, तो मेंस की हर शिफ्ट में इससे एक एक सवाल आया। नहीं, बैंक के पेपर में सवाल नहीं आता है। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में भी एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो एक सवाल आएगा या एक भी सवाल नहीं आएगा। हाँ जी आशीष, मैं एकदम लाइव हूं। परसेंटेज कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, वो कैसे कंप्लीट हो जाएगा भाई? क्लासेस 2 टाइम स्लॉट पे आपकी चल रही हैं, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में अपन लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जीडी वगैरह, जीडी के एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन नहीं आता है। एमटीएस, देखो मेरे दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जीडी के पेपर में इसका सवाल नहीं आता है, एमटीएस के पेपर में भी इसका सवाल नहीं आता है। स्टेट एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। तो इसका पेपर, इसका जो क्वेश्चन है वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट और सीडीएस, केवल इन्हीं पेपर में आएगा। बैंकिंग के पेपर में भी इसका क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है मेरे प्यारे, पुलिस वगैरह के पेपर में नहीं आएगा। तो जो बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो जो है इस चैप्टर को कतई ना पढ़ें। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट और सीडीएस के पेपर में ही इसका सवाल आएगा। सीडीएस में आता है। जितने भी डिफेंस के पेपर होते हैं उनमें तो एडवांस में आना ही आना है, तो उनमें तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। सीट के अलावा श्वेता जी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीट के अलावा। ओके, सीट में मैंने बोला ना कि 100 सवाल मैं आपको कराऊंगा और मैं सारे टाइप कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई अब इस चैप्टर को, निर्देशांक ज्यामिति। देखो मेरे प्यारे भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। ये चैप्टर जो है ना बिल्कुल हटके है, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, उन सबसे कतई हटके चैप्टर है मेरे दोस्तों ये, क्योंकि ग्राफ वाला एक चैप्टर है। अब जिन बच्चों ने आर्ट साइड से पढ़ाई की है या कॉमर्स साइड से पढ़ाई की है मेरे दोस्तों,
चाहे मैं उनको कितना भी अच्छा और बेसिक से पढ़ा दूं मेरे प्यारे भाई, उनको इस चैप्टर में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, उनके लिए चैप्टर नया रहेगा हमेशा, क्योंकि ये चैप्टर आता है मेरे दोस्तों 11th क्लास में। अब जिसने 11th क्लास में बायोलॉजी ले ली, मैथ नहीं पढ़ा, उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती। 11th क्लास में चैप्टर आता है जनरली, मुझे नहीं पता बाकी बोर्ड्स में किसमें है, 11th क्लास में चैप्टर आता है। और 11th क्लास में बच्चा 2 साल तक ये पढ़ता है, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास। और 2 साल में मेरे दोस्तों कम से कम ऑन एन एवरेज बालक 2 साल की जो है अपनी 11th और 12th की पढ़ाई में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को कम से कम 50 घंटे से ज्यादा पढ़ता होगा, 50 आवर से ज्यादा, ट्यूशन में, स्कूल में, किताबों में, है ना, बोर्ड की प्रैक्टिस से 50 घंटे से ज्यादा है। अब मैं मेरे दोस्तों, आप इस 50 घंटे की बराबरी ये नहीं कर सकते कि आपने 6-7 घंटे पढ़ लिया और आप इस बच्चे को बीट करके आगे निकल जाओ। आर्ट कॉमर्स वाले आप कैसे बराबरी कर लोगे इस बच्चे की? जो बच्चा 11th-12th में मैथ से पढ़ा है, साइंस साइड से पढ़ा है, वो ऑलरेडी 50 घंटे जो तैयारी करते हैं एग्जाम की, जिन्होंने उस टाइम पे एफकेट की तैयारी की, एयरफोर्स के एग्जाम की तैयारी करी है, जिन्होंने और बड़े आईआईटी वगैरह की तैयारी करी है, वो तो 50 की बजाय 100 घंटे से ज्यादा इस चैप्टर को पढ़े होंगे। और आर्ट कॉमर्स वाले बेचारे पढ़ेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, कितना मुश्किल से 5 घंटे पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। तो 5 घंटे वर्सेस 50 घंटे आप कैसे बराबरी कर पाओगे? कभी बराबरी नहीं कर पाओगे। तो आर्ट साइड वालों के लिए, कॉमर्स साइड वाला आप समझ जाओगे, पेपर में सवाल भी ठीक कराओगे। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ा सा ये चैप्टर आपको हमेशा नया लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना भाई? उन बच्चों को फायदा तो मिलना ही मिलना है जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में मैथ पढ़ा है, और जिन्होंने ढंग से पढ़ा उनको तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पैराबोला, हाइपरबोला, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत हाई लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, फिर भी मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और केवल वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आती है या जो पूछे जाएगी, ठीक है ना? आर्ट साइड वाले, कॉमर्स साइड वाले अपने मन से वहम कतई निकाल लें कि भैया वो 5-6 घंटे पढ़ के साइंस साइड वालों के बराबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख जाएंगे। वो अपने जमाने में जब वो 11वीं 12वीं क्लास में थे, इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता था 11th-12th क्लास में, कि वो 100 घंटे से ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, 100 घंटे से ज्यादा, है कि नहीं? पर फिर भी मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि हर बच्चा समझ जाएगा। अब देखो, 2 टाइप के बालक होंगे। एक तो जिसको लगेगा कि सर ये बहुत मुश्किल है, सर क्या पढ़ा रहे हो, सर बेसिक बताओ, बेसिक, जो बस बेसिक करते ही रह जाएंगे। और ये कहेंगे अरे सर ये आता है हमें, है ये तो सर हमने पढ़ रखा है, तो बहुत आसान है सर, कुछ नया सिखाओ, कुछ नया सिखाओ, कुछ नया सिखाओ, इतने में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 टाइप में जो है, 2 टाइप के बालक इसमें बट जाएंगे। मुझे दोनों को बैलेंस करके चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? 2 प्रकार के बालक हैं, एक जिनके लिए चैप्टर की औकात जूते के बराबर है, कुछ नहीं है, और एक के लिए जिसके पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, पर फिर भी मेरे दोस्तों मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, हर बच्चा समझ पाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, ये ज्यामिति से अलग है मेरे दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले मेरे दोस्तों माहौल बनाते हैं, माहौल कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर होता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी। देखो, आपको स्क्रीन पे, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बिल्कुल ब्लेन, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, इसको हम बोलते हैं प्लेन। प्लेन या हिंदी में इसको बोलते हैं समतल, 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 प्लेन या हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल। ये बिल्कुल जो है, जो प्लेन हो, इकसार हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो, समतल। अगर आप गौर से देखें तो आपको इस व्हाइट स्क्रीन में, व्हाइट स्क्रीन एक तरीके का प्लेन है मेरे दोस्त, एक समतल है। इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये एक 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 पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। क्लियर है? इसमें बहुत सारे पॉइंट है। अब मैं आपसे कहूं कि इस वाले पॉइंट का नाम P है, तो बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ इस
स्क्रीन में, समतल में, इस प्लेन में पॉइंट पी कहां है, तो आपको मेरी उंगली पकड़नी पड़ेगी और मेरी उंगली को यहां पे रखना होगा कि ले भाई ये है पॉइंट पी। ठीक है ना। तो इसमें ना बहुत सारे पॉइंट हैं, दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट इसमें बने हुए हैं, छोटे 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 बहुत सारे बिंदु इसमें बने हुए हैं। अब अगर मुझे यह पता लगाना हो कि किसी पॉइंट की लोकेशन क्या है, यह पॉइंट है कहां पे, जैसे अगर आप कभी गूगल मैप देखोगे तो गूगल मैप में हर घर का नक्शा बना हुआ होता है, उस घर की लोकेशन लिखी होती है, उस घर के निर्देशांक लिखे हुए होते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पी की लोकेशन कहां है, मैं कैसे बताऊंगा कि ये पॉइंट पी उत्तर दक्षिण में है, पूरब में, पश्चिम में, कहां पे लाई करता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे हम पॉइंट्स की, बिंदुओं की लोकेशन को, उसकी, उनकी स्थिति को बता सकें। और मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कि हम पॉइंट्स की भी लोकेशन एग्जैक्ट बता सकें। ठीक है, चलिए उसके लिए क्या किया गया मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे प्लेन है, इस प्लेन के मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने क्या कर दिए, इस प्लेन के हम लोगों ने मेरे प्यारे भाई 4 हिस्से कर दिए। एक लाइन हमने खींची मेरे दोस्तों ऐसे, बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है मेरे दोस्तों, वर्टिकल लाइन। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। एक लाइन बच्चों हमने इस प्रकार से खींची है, ध्यान से सुनेगा, और दूसरी लाइन मेरे प्यारे भाई हमने बच्चों इस प्रकार से खींची। हमने इस प्लेन के 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े, 4 टुकड़े। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4 टुकड़े कर दिए। ये देखो भाई, किसी चीज की शुरुआत करने के लिए कहीं ना कहीं से तो मेरे दोस्तों शुरू करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, जैसे प्लेन है, हमने इस प्लेन के ऐसे 2 लाइन खींची। एक हो गई इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन, छेदिक रेखा, दूसरी लाइन ऐसे बिल्कुल खड़ी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों एक दूसरे को मेरे प्यारे भाई यहां पर काट रही हैं, पॉइंट ओ पर। कहां पे काट रहे हैं? पॉइंट ओ पर। बच्चों इस पॉइंट ओ को हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूल बिंदु, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। अब देखो ये हमने लाइन खींच ली, ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊपर वर्टिकल रेखा है। ठीक है ना। अब देखो इनको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, बिना नाम के तो छोड़ नहीं सकते, इनको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, बिना नाम के तो छोड़ नहीं सकते। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे प्यारे में, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, हिंदी में कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ऐसे सीधी रेखा होती है मेरे दोस्तों, जो आंख की सीध में, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो लाइन मेरे दोस्तों लंबी खड़ी है, जो टावर की तरह लाइन खड़ी है, इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों में इसको? वाई एक्सिस, या हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम हिंदी में? वाई एक्सिस या वाई अक्ष। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी। अरशद कह रहे हैं बेसिक, देखो आ गए ना, ये बेसिक वाले आ गए ना। जैसे सप्तऋषि आगे समझ नहीं आ रहा, बेसिक से बताओ बेटे। सप्तऋषि जी इसका यही बेसिक है, यही है इसका बेसिक, आपके लिए चीज नहीं है ना। कोई अगर कोई बहुत आसान सी भी चीज नहीं पढ़ने को मिल जाए तो वो भी मुश्किल लगते, उसका भी आदमी बेसिक मांगता है। ये कैसे हुआ एक्स वाई, कैसे हुआ नहीं बेटा, है ना। ये बेसिक पूछने की जो प्रक्रिया है, ये तुम्हारे पाप हैं बचपन के, ठीक है ना। ये बचपन के पाप हैं तुम्हारे, पढ़ाई ना करने के।
जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। ये मैथ ही ऐसा ही, चैप्टर ही अलग है, ठीक है। हंसो मत बेटे, वो आर्ट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तुम क्या जानो उनका दर्द। वो उन्होंने कभी देखी नहीं ये चीज। आप बताओ, जिन आदमी ने कभी ये चीज देखी नहीं, मैं उसको सीधा खींच के बता दूं ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो तो सोचेगा कहां से आ गई ये। चलो साइन थीटा कॉस थीटा तो कभी जिंदगी में देखा भी, तो कभी देखा ही नहीं है। तो ऐसे बालक को मेरे दोस्तों, ये ओ है बेटा, ओ, इसको ओ है, ये जीरो नहीं है बेटे, ओ है, ओरिजिन, मूल बिंदु है ना। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया कि दो टाइप के बालक है जो बेसिक बेसिक मांगते रहेंगे और एक कहेंगे सर आगे बढ़ो, आता है हमें, आगे बढ़ो सर। ठीक है, मुझे दोनों में बैलेंस बनाना है, तो थोड़ा प्यार से बैठे रहो मेरे प्यारे भाई। ओके, चलो। तो मेरे दोस्तों, मैंने अभी समझा है कि ये प्लेन है, इसमें ना बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं। अब किसी पॉइंट की लोकेशन कहां है मेरे प्यारे भाई, उसको समझाने के लिए गणित की नई ब्रांच शुरू करी गई, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके लिए क्या किया गया मेरे दोस्तों, ऐसे दो लाइन खींची गई। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बिल्कुल जो सीधी रेखा है, इसको नाम दिया गया एक्स एक्सिस। ये जो मेरे प्यारे भाई लाइन है, इसको नाम दिया गया मेरे दोस्तों वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखो, अगर हमको कोई पॉइंट दिखाना है तो हमको एक्स एक्सिस पर भी चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर भी चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे, ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सभी। देखो, अगला कंसेप्ट, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो बिल्कुल बेसिक ही हैं, बस मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास 50 घंटे तो है नहीं इस चैप्टर को समझाने के लिए, 5 घंटे, तो 5 घंटे में जिस हिसाब से हो सकता है उस हिसाब से होगा। किसी भी पॉइंट पी को मेरे दोस्तों निर्देशित करने के लिए, किसी भी पॉइंट पी को निर्देशित करने के लिए हमको दो निर्देशांक की जरूरत होती है। किसी भी पॉइंट पी की लोकेशन बताने के लिए, किसी भी बिंदु पी की लोकेशन बताने के लिए हमको दो निर्देशांक की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई हम एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी बिंदु की लोकेशन बताने के लिए हमको दो मेरे प्यारे भाई निर्देशांक की जरूरत पड़ती है, एक्स कॉमा वाई। एक्स को बोलते हैं मेरे दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बच्चों आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी तो आपके लिए चीज ही ना एकदम नहीं है ये। ओके, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम बोलते हैं मेरे प्यार भी वाई कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार भी, ध्यान से। जैसे हमने आपके सामने प्लेन बनाया, इस प्लेन के हमने 4 टुकड़े कर दिए। देखो, अगर हमें डायरेक्शन भी तो देखना होता है। अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो बच्चों पॉजिटिव है, और अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो हम कहेंगे कि हम निगेटिव चल रहे हैं, निगेटिव। अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो निगेटिव है। तो यह भी कहा जाता है कि इधर तरफ हम चलेंगे तो प्लस एक्स एक्सिस है मेरे दोस्तों, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हैं तो माइनस एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है मेरे प्यारे भाई, निगेटिव। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। चलो, तो जैसे मेरे प्यारे भाई हमने एक एक कदम बांट लिया कि यहां पे आप जाओगे, आपने एक कदम चला, ये 1 यूनिट दूरी में ले ली मैंने कि माना ये दूरी 1 यूनिट है। फिर एक कदम और आगे चलोगे मेरे दोस्तों, आपने 2 कदम चले। फिर एक कदम और आगे चले मेरे दोस्तों, फिर आपने 3 कदम चले। फिर आपने एक और कदम आगे चले, 4 कदम चले।
फिर आप और आगे चले 5 कदम चले, फिर आप और आगे चले 6 कदम चले, फिर आप और आगे चले मेरे दोस्तों ये 7 कदम चले। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट दूरी है, 1 यूनिट दूरी। अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आप लेफ्ट साइड में चले तो आप 1 कदम चले, 1 कदम चले बट निगेटिव डायरेक्शन में। देखो चले तो हम इधर भी 1 कदम है, चले हम इधर भी 1 कदम है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में चले हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में चले हैं। तो यह मान लिया गया कि अगर हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस होगा। तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में चले -1 कदम, फिर 1 कदम और चलोगे -2 कदम, फिर 1 और चलोगे -3 कदम, फिर 1 और चलोगे -4 कदम, 1 और चलोगे -5 कदम, 1 और चलोगे -6 कदम। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, एक्स अक्ष पर जब आप एक्स अक्ष पर चल रहे हो, आप कहां पे चल रहे हो? एक्स अक्ष पर। मैंने बोला किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हमको 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आप एक्स अक्ष पर चल रहे हो, एक्स एक्सिस पर चल रहे हो, वाई एक्सिस पर तो चल ही नहीं रहे, वाई एक्सिस पे तो आपने कोई कदम रखा ही नहीं, यानी कि वाई एक्सिस पर आप कोई दूरी नहीं चल रहे। तो यानी कि मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि एक्स अक्ष पर स्थित हर पॉइंट का वाई निर्देशांक 0 होता है। आप एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु लोगे उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ इस वाले पॉइंट की लोकेशन क्या है, आप एक्स एक्सिस पर कितना कदम चले? 1 कदम चले। वाई एक्सिस पर कितना कदम चले? कोई कदम नहीं चले, आप वाई एक्सिस पर तो चले ही नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक 1,0 होंगे मेरे प्यारे भाई। अगर मुझे इस बिंदु की लोकेशन बतानी पड़ेगी तो 1,0 बताऊंगा। ठीक है। मैं आप बच्चों अगर आपसे पूछने लगूं कि बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस बिंदु के लिए आप एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चले? 1 2 3 4 दूरी चले एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कोई दूरी नहीं चले, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 4,0 होंगे, 4,0। बच्चों मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ इस बिंदु के इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, तो इस पॉइंट के लिए मेरे दोस्तों आप एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चले? 1 2 3 4 5 दूरी चले। तो इस बिंदु के एक्स निर्देशांक तो 5 होंगे। वाई एक्सिस पर आप कोई दूरी चले ही नहीं है, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे दोस्तों? 0। तो एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु के वाई निर्देशांक 0 होते हैं मेरे दोस्तों, कि आप केवल एक्स एक्सिस पर दूरी चल रहे हो, वाई एक्सिस पर दूरी चल ही नहीं रहे। अब इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए, जरा बताओ कि इस बिंदु की लोकेशन, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो मेरे दोस्तों आप एक्स एक्सिस पर दूरी चल रहे हो, कितनी दूरी चली आपने? लेफ्ट डायरेक्शन में चला, माइनस एक्स एक्सिस की दिशा में चला, 1 और 1 2 कदम आपने चला, तो इसके निर्देशांक होंगे -2। वाई एक्सिस पे आपने कोई दूरी नहीं चली, -2,0। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया से समझ में आया। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, कितनी दूरी? 1 2 3 4 5 दूरी चली आपने। वाई एक्सिस पर कोई दूरी चली नहीं, वाई एक्सिस पर तो कोई दूरी चली नहीं आपने, तो -5,0 इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि बताओ इस समतल में इस बिंदु की लोकेशन क्या है, तो आप लोकेशन बताओगे -5,0। -5,0 से आदमी तुरंत समझ जाएगा कि हमें एक्स अक्ष पर -5 चलना है, यानी कि लेफ्ट दिशा में चलना है, वाई एक्सिस पर कोई दूरी नहीं चलनी है। बात आई समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बिट्टू कह रहे हैं जल्दी खत्म कीजिए। बिट्टू मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म कर दूंगा भाई, लेकिन मेरे जो आर्ट वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, वो कहां जाएं फिर? हैं? मैं उनको ये तो नहीं कह सकता ना बाहर में चले जाओ। ध्रुव क्या हुआ भाई? ध्रुव समझ में आई बात? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?
यानी कि एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु के मेरे दोस्तों वाई निर्देशांक 0 होंगे। अब अच्छा, अगर हम वाई एक्सिस पे चले मेरे प्यार भी, वाई एक्सिस पे इसी तरीके से हमने बच्चों, अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये बेटा निगेटिव हो गया, फिर ये निगेटिव वाई एक्सिस कहा जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों हमने एक एक यूनिट दूरी ले ली कि भाई ये 1 कदम हो गया, आप 1 कदम चले, फिर अगला कदम चलोगे तो 2 कदम हो गया, फिर अगला कदम चलोगे तो 3 कदम हो गया, फिर अगला कदम चलोगे तो 4 कदम हो गया, 4, फिर अगला कदम चलोगे तो बेटे 5 कदम हो गया। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ चलोगे वाई एक्सिस पर, ऑरिजिन मूल बिंदु से नीचे चलोगे, तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई कि मूल बिंदु से अगर आप नीचे चलोगे तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ ये -1 कदम हो गया, सर ये -2 कदम हो गया, ये -3 कदम हो गया, ये -4 कदम हो गया, ये -5 कदम हो गया, सर ये -6 कदम हो गया, और यहां सर ये -7 कदम हो गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। यानी कि बच्चों अगर हम वाई एक्सिस पर चलते हैं, अगर हम वाई एक्सिस पर चलेंगे, हम वाई एक्सिस पर चलेंगे तो बच्चों एक्स एक्सिस पर तो कोई दूरी चल नहीं रही। अगर आप इस लाइन पर चलोगे तो एक्स अक्ष पर तो आपने कोई दूरी चली नहीं, तो इस लाइन पर जो भी बिंदु होंगे उनका एक्स निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। जब मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों x, y, तो x का मतलब है x अक्ष के पर चली गई दूरी या x अक्ष के समांतर चली गई दूरी। जब मैं आपसे कहता हूं y कोऑर्डिनेट तो इसका मतलब है y अक्ष के समांतर चली गई दूरी। जब अब आप y अक्ष पर चलेंगे, y एक्सिस पर चलेंगे, तो आप x एक्सिस पर तो चल ही नहीं रहे, तो x एक्सिस पर जब आप नहीं चलोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इस लाइन पर स्थित, इस लाइन पर स्थित मेरे दोस्तों हर बिंदु का, इस लाइन पर स्थित हर बिंदु का मेरे प्यारे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हैं, तो आप एक्स एक्सिस पर तो कोई दूरी चली नहीं, पर इधर चलते तो प्लस होता एक्स एक्सिस में, इधर चलते तो माइनस होता, आप तो कहीं चले ही नहीं। तो एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चले हो? 0। वाई एक्सिस पर आप 1 कदम ऊपर गए हो तो 0,1, इस बिंदु के निर्देशांक 0,1 होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर आई। मैं आपसे पूछूं इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस पर आपने कितनी दूरी चली? 0। वाई एक्सिस पर कितनी दूरी चली? 1, फिर 2, फिर 3, 0,3। मैं अगर आपसे ये पूछूं मेरे दोस्तों कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चली? 0, वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 0,4, इसके निर्देशांक होंगे 0,4। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं नीचे की तरफ आता हूं, बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चली? 0, जबकि वाई एक्सिस पर आप 2 नीचे आए हो तो माइनस का 2, 0,-2। माइनस साइन केवल डायरेक्शन बताता है, प्लस और माइनस, दूरी कभी माइनस तो होती नहीं है। तो माइनस का मतलब क्या हो? माइनस का मतलब डायरेक्शन, दिशा बताता है ना, कि 0,-2 मतलब आपको एक्स एक्सिस पर नहीं रहना है, वाई एक्सिस पर चलना है और नीचे की तरफ 2 कदम चलना है, -2। मैं आपसे पूछूं इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो 0,-4। मैं आपसे पूछूं इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कदम नीचे आ गए, 0,-7। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? यानी कि मेरे प्यारे भाई कंसेप्ट ये बना आपके सामने कि अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होगा। एक्स अक्ष पर पॉइंट का हमेशा वाई निर्देशांक 0 होगा और केवल एक्स निर्देशांक ही लिखा जाएगा। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर।
अगर कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर स्थित किसी बिंदु का, वाई एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होगा और केवल वाई निर्देशांक ही लिखा जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे। इस हिसाब से बच्चों आप मुझे बताओ कि ये जो बिल्कुल बीचों बीच में जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काट रहे हैं, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होने चाहिए। अब देखो आरट साइड वाले भी अब इतने समझदार बन चुके होंगे कि वो खुद बता देंगे कि बताओ इस ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बताइए। आरट साइड वाले भी अब बता देंगे खुद से। बिल्कुल सही, ओरिजिन 0 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? 0 0। ना आप एक्स एक्सिस पर कोई दूरी चले ना वाई एक्सिस पर दूरी चले, 0। ठीक है ना? अगर अब भी किसी बच्चे को ना समझ में आया हो तो मैं धीरे से बोलूंगा बाहर में चले जाओ। अब तुम्हारे समझने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है ना? ओके। छोटे छोटे बालक स्कूलों में ये चीज करते हैं, छोटे छोटे बालक हैं। और तुम बुढ़े होने को जा रहे हो, बुढ़े होने को। ठीक टाइम पे शादी हो जाती तो 3 बालक होते आज तुम्हारे, 3 बालक। और ये बालक पूछ रहा है ये सर एक्स एक्सिस क्या है? चलिए अब मैं यहां पे थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं। चलो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। देखो आपको जब मैंने यहां पे ये प्लेनेस के मैंने जब 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए मेरे प्यारे भाई, तो इसके 4 पाले बन गए। 1 2 3 4, 4 पाले बन गए, 4 हिस्से हो गए। 1 2 3 4। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4 बराबर टुकड़े हो गए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, याद है? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं बेटे? हम इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। इसको हम नाम दिए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना? पहला निर्देशांक, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आगे चलते हैं बच्चों, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जैसे सपोज मुझे यह बताओ कि उस पॉइंट की लोकेशन क्या कहां होगी जिसके निर्देशांक 5,3 है। उस बिंदु की लोकेशन क्या होगी जिसके निर्देशांक 5,3 है? मेरा सवाल आप लोगों से है, उस बिंदु की लोकेशन, वो पॉइंट कहां होगा जिसके निर्देशांक 5,3 है? मैंने अभी समझाया कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो x, y है। यानी कि पहले x कोऑर्डिनेट पे लोकेशन लिखी जाती है x एक्सिस के, फिर मेरे दोस्तों y कोऑर्डिनेट की लोकेशन लिखी जाती है। यहां पे मेरे दोस्तों x एक्सिस पर कितनी दूरी चल रही है? 5। y एक्सिस पर कितनी दूरी चल रही है? 3। किसी भी पॉइंट की लोकेशन निर्देशांक बताने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है x, y। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ये सब इंसान ने अपनी मर्जी से बनाया बैठे बैठे।
तो एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चलनी है मेरे दोस्तों? 5। तो एक्स एक्सिस पर 5 दूरी चलो। 1 2 3 4 5। यहां पे आप आ जाओगे, यहां पे 1 2 3 4 5, 5 चल के यहां पे आ जाओगे। वाई एक्सिस पर कितनी दूरी चलनी है? 3। वाई एक्सिस पर 3 दूरी चलेंगे, 1 2 3, यहां पे आ जाओगे। अब मेरे दोस्तों आप कहोगे सर 5,3 कहां होगा? 5,3 कहां होगा सर? पॉइंट पॉइंट तो मिला ही नहीं। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यहां से मेरे दोस्तों एक सीधी लाइन खींचो मेरे दोस्तों, सीधी लाइन, सीधी लाइन यहां पे खींचेंगे। यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये लाइन खींचेंगे। तो जहां पे इनका मेरे दोस्तों टक्कर होगा, टक्कर, ये इस पॉइंट के लोकेशन 5,3 होंगे। ये बिंदु 5,3 होगा। ये पॉइंट होगा मेरे दोस्तों 5,3। इसके निर्देशांक 5,3 होंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आया ना? अगर आपसे मैं इस बिंदु की लोकेशन पूछूंगा तो 5,3। तो बेटे जब हम आपके सामने लिखते हैं कि भाई एक बिंदु के निर्देशांक 5,3 है, तो 5 का मतलब है एक्स एक्सिस के समांतर चली गई दूरी। 5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब है एक्स एक्सिस के समांतर चली गई दूरी। एक्स एक्स के समांतर चली गई दूरी, एक्स अक्ष के समांतर चली गई दूरी। 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है वाई अक्ष के समांतर चली गई दूरी। वाई अक्ष के समांतर चली गई दूरी, ये समांतर चली जाती है मेरे दोस्तों, समांतर चली गई दूरी। मुझे ऐसा पॉइंट बताना है जिसके निर्देशांक 5,3 हो। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, मैंने एक्स एक्सिस के समांतर, ये दूरी है 5, 1 2 3 4 5, मैंने एक्स एक्सिस के समांतर देखो 5 दूरी चली, 5 दूरी एक्स एक्सिस के समांतर, ये दोनों लाइन समांतर है। वाई वाई निर्देशांक कितना है? 3। तो देखो वाई एक्सिस के समांतर, वाई एक्सिस है, इसके समांतर है। वाई एक्सिस के समांतर कितनी दूरी चली है? देखो 3 दूरी चली है। तो जहां ये दोनों काटे हैं मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा 5,3। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। या सर नो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलो, एक नाम और दिया गया है। किसी भी पॉइंट को निरूपित करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो एक्स कॉमा वाई है। एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष के समांतर चलेगी दूरी। वाई मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई अक्ष के समांतर चलेगी दूरी। इस एक्स को मेरे दोस्तों एक नाम और दिया गया है मेरे प्यारे भाई, बताओ बताओ, याद है किसी को? इसको बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISS, एब्सिसा। ठीक है ना? वाई को नाम और दिया गया ऑर्डिनेट, वाई को एक नाम और दिया गया है ऑर्डिनेट। अब इसमें कहां बेसिक है? तो भैया नाम इंसान ने अपनी मर्जी से दिए हैं। एब्सिसा को हम लोग हिंदी में भुज कहते हैं, एब्सिसा को हिंदी में भुज कहते हैं। ऑर्डिनेट को हम हिंदी में कोटि कहते हैं, कोटि, भुज कोटि, है ना, भुज और कोटि। तो ये पॉइंट पी का एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है, पॉइंट पी का मेरे दोस्तों ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट है। समझ में? भुज और कोटि। एब्सिसा ऑर्डिनेट, भुज और कोटि। ठीक है? 0 0 कहां होगा विजय जी? ये तो पॉइंट है 0 0, जहां विजय जी ये जो आपका मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0 0 होते, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, इसके निर्देशांक 0 0 हैं, ये वाला जो है। ओके, आगे चलें, बात समझ में? या आप बोलोगे हाँ जी सर? यानी कि एक बात अगर आप गौर से देखो तो पता चलेगा कि ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होगा उसका एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा, उसका वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा और वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। चलो, मुझे ये बताओ कि मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई कि एक पॉइंट
जिसके निर्देशांक -6,4 है, बताओ इसकी लोकेशन कहां होगी। एक बिंदु है सपोज क्यू, नाम दिया एक बिंदु क्यू है जिसके निर्देशांक -6,4 है, बताओ उसकी लोकेशन कहां होगी। -6,4, -6 का मतलब एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी, एक्स एक्सिस पे आपको -6 चलना है। चलाओ जरा -6, अभी -6 का मतलब निगेटिव डायरेक्शन में चलना है, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ गए -6 4, यानी कि वाई एक्सिस पर आपको कितना चलना है, 4। वाई एक्सिस पर आपको 4 चलना है, ये वाई एक्सिस है, 4 चलना है तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4, यहां पे आ गए प्यारे बच्चों, यहां पे 4। ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों यहां से एक समांतर रेखा खींचो, यहां से मेरे प्यारे में एक समांतर रेखा खींचो, ऐसे डॉट 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 करके, और यहां से मेरे दोस्तों एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे करके। तो जहां पे ये दोनों काटेंगे मेरे प्यारे में, जहां पे दोनों काटेंगे, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो -6,4 होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक। बात समझे। -6 मतलब एक्स एक्सिस के समांतर आपने -6 दूरी चली, 4 मतलब वाई एक्सिस के समांतर आपने 4 कदम चले, -6,4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सभी को समझ में आया कि कैसे हम बिंदुओं की लोकेशन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसके निर्देशांक हमेशा पहले एक्स एक्सिस का माइनस होगा, वाई एक्सिस का प्लस होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई बिंदु है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा मेरे प्यारे भाई, और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस होगा। ये मैं चित्र से ही देख के बता सकता हूं, चित्र से ही समझ में आ गया। क्लियर है। आगे चलें क्या, नेक्स्ट बेटे आगे चलते हैं आगे। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक पॉइंट है -5, -2, एक पॉइंट है आर जिसके निर्देशांक -5, -2 हैं, बताओ इसकी लोकेशन कहां होगी, कहां होगा -5, -2 बताएं। तो -5 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स अक्ष पर आपको -5 चलना है, -5 चलेंगे लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5, यहां पे आ गए। वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट है -2, तो वाई एक्सिस पर -2 चल रहा है, -2 मतलब नीचे की तरफ, ये 1 और ये 2 यहां पे आ गए मेरे दोस्तों नेगेटिव। अब यहां से मेरे दोस्तों एक समांतर रेखा खींचो, ऐसे टन 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 टन, यहां से वाई एक्सिस के समांतर खींचो। तो जहां पे ये दोनों काटेंगे इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो -5, -2 होंगे, यानी कि ये पड़ेगा मेरे दोस्तों तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ेगा। यानी कि तीसरे चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु पड़ेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। समझ में आया बेटे, बात समझ में आई, क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट और लास्ट में आपको समझाऊंगा। लास्ट हमें बताओ कि एक पॉइंट है जिसके लोकेशन, एक पॉइंट है जिसके लोकेशन मेरे दोस्तों 7, -5 है। बताओ एक पॉइंट है एस जिसके कोऑर्डिनेट 7, -5 है, 7, -5, ये पॉइंट कहां होगा। एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक 7, -5 है मेरे प्यारे भाई। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्यारे स्टूडेंट्स, 7, -5 एक बिंदु है, ये कहां पे होगा 7, -5। अब सोचो मेरे प्यारे भाई, लिसन करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट है 7, 7 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 दूरी चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आगे 7।
वाई कोऑर्डिनेट है -5, तो वाई एक्सिस पर -5 दूरी चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहां पे आ गई। अब यहां से मेरे दोस्तों एक समांतर रेखा खींचो, ऐसे डॉट 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 कर, यहां से मेरे दोस्तों 7 दूरी चल के आए हैं, यहां पे समांतर रेखा खींचो। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, तो ये जो बिंदु होगा इसके निर्देशांक होंगे 7, -5, इसके निर्देशांक 7, -5 होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। यानी कि ये पड़ेगा चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स निर्देशांक पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, +, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है? तो अभी तक बच्चों मैंने आपको यह समझाया कि निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ी क्यों। तो निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत पड़ी बेटे बिंदुओं की लोकेशन बताने के लिए, कि हम भैया किसी पॉइंट की लोकेशन बता सकें कि एग्जैक्ट यहां पड़ता है। उसके लिए हमें दो चीजों का सहारा लेना पड़ा, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का। जहां ये दोनों एक्सिस काटते हैं उसे हम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है ना? फिर मैंने आपको प्लस माइनस की जरूरत पड़ी डायरेक्शन बताने के लिए। एक्स एक्सिस में राइट में चलोगे प्लस होगा, लेफ्ट में चलोगे माइनस होगा। वाई एक्सिस में ऊपर चलोगे प्लस होगा, नीचे चलोगे माइनस होगा। 4 टुकड़े बन गए, इनको हम 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश कहते हैं। किसी भी पॉइंट को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है मेरे प्यारे में, वो एक्स कॉमा वाई है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी। एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और अगर कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है तो उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर आपको ये बातें समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखें, कमेंट में यस लिखें मेरे प्यारे भाई। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी स्कूल में भी पढ़ते तो स्कूल में भी आपको इतने डिटेल में, इतने धैर्य से, इतना धीरे धीरे करके नहीं समझाया जाता। बिल्कुल, मैंने नौकरी के हिसाब से नहीं, स्कूल के हिसाब से पढ़ा है, स्कूल के हिसाब से। हाँ जी देवेश। ओके केशव, लगा दो सवाल। काम करो मेरे दोस्तों, मैं शीट लगवाता हूं। ठीक है जी। फिर जो है हम उस पर सवाल करेंगे। ओके। इसके बाद मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट समझाऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट मेरे प्यारे भाई। पोलर कोऑर्डिनेट, हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय निर्देशांक। हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है ना? चलो, एकदम नई चीज है आपके लिए, बहुत आसान है, बट नई है। नई चीज आसान भी हो तो भी मुश्किल लगती है। ठीक है ना? गाड़ी चलाना बहुत आसान काम है, लेकिन पहली बार चलाओगे तो मुश्किल लगेगा। लगेगा कि नहीं? हम्म, चलो बताओ। सवाल नंबर 1 पेपर का पूछा हुआ बड़ा बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल। बताएं। सवाल आपके दाम सामने दिया है कि देखो, जो मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाई है उसी पे सवाल पूछूंगा।
If the ordinate of point is twice of its abscissa, then find the coordinate of its abscissa. यदि किसी निर्देशांक बिंदु का कोटि उसके भुज का दुगुना है तो भुज के निर्देशांक ज्ञात करें। आप जानते हैं कोई भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, एक्स को बोलते हैं हम एब्सिसा और वाई को बोलते हैं मेरे दोस्तों ऑर्डिनेट। सवाल बोला है कि ऑर्डिनेट जो है मेरे प्यारे भाई वो एब्सिसा का डबल है। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का डबल है, ये कहा गया है सवाल में, है ना। कोटि जो है भुज का दुगुना है, तो कोटि कितना है? कोटि है 5k+1, कोटि है 5k+1। ये भुज यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का दुगुना, एक्स कोऑर्डिनेट है 2k-3। तो बच्चों क्या आप यहां से सॉल्व करके नहीं निकाल सकते k का मान? तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4k और 5k k आ जाएगा। ये कितना आएगा? 2 तिया -6 उधर जाएगा, ये -7, k की वैल्यू -7 आ गई, k का मान -7 आ गया। आपसे पूछा है एब्सिसा, एब्सिसा आपसे पूछा है, एब्सिसा या भुज। एब्सिसा क्या है मेरे दोस्तों? भुज 2k-3, k का मान -7 आया, k की जगह -7 रख देंगे तो 7 दूनी 14, -14 -3, तो आंसर आ गया -17। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, -17 इसका आंसर है। बात समाप्त। -17। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? सरल सी बात है। अब आगे चलते हैं, सब लोग हेडिंग डालो, पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक। सर एक बार और बताने लायक चीज नहीं है बेटे, ये कोई चीज एक बार और बताने लायक होगी तो मैं बताऊंगा, ये नहीं है। ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। अब ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? ध्रुवीय निर्देशांक मेरे दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने मेरे दोस्तों कोऑर्डिनेट पढ़े, और अब एक नई चीज आ गई, ध्रुवीय निर्देशांक। बड़ा दुख है इस जीवन में, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो ध्रुवीय निर्देशांक क्या है? ध्रुवीय निर्देशांक इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। ध्रुवीय निर्देशांक एक बिंदु का त्रिकोणमितीय निरूपण है, त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। लिख लो, मैं नहीं लिख सकता। पोलर कोऑर्डिनेट है ध्रुवीय निर्देशांक एक बिंदु का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, त्रिकोणमितीय निरूपण है, त्रिकोणमितीय निरूपण। जैसे मेरे दोस्तों हमने आपके सामने यहां पर क्या बनाए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। सपोज मेरे दोस्तों यहां एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो हम छोटे बालक की तरह मेरे प्यारे भाई इसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे? एक्स कोमा वाई। सपोज यहां पर कोई बिंदु पी है, तो हमने क्या पढ़ा, अगर मुझे इसकी लोकेशन बतानी है तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स कोमा वाई। एक्स मतलब पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई मतलब पॉइंट पी का वाई निर्देशांक। चलो, अब पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब है बिंदु का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। लिख लो बेटा, लिख लो, अरे राक्षसो लिख लो खुद से, हर चीज मत लिखवाया करो। किसी बिंदु का त्रिकोणमितीय निरूपण या ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है मेरे दोस्तों? ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा कि किसी भी पॉइंट का मेरे दोस्तों लोकेशन बताने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, अब इसी पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे प्यार भी? पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे दोस्तों ओ को सेंटर मानो आप मेरे दोस्तों, ओ से पी को मिलाओ, ओ से पी को मिलाइए, मिला दिए मैंने। ओ पे रखो प्रकार की नोक और ओपी के बराबर दूरी भरो अपने प्रकार में, और ऐसे मेरे दोस्तों सर्कल खींच दो। ठीक है, खींच सकते हो, बन जाएगा। ओ पे रखो मेरे दोस्तों प्रकार की नोक, ओ पे, और मेरे प्यारे भाई ओ पे रखो प्रकार की नोक, और ओपी के बराबर दूरी भरो मेरे दोस्तों प्रकार में,
और मेरे प्यारे भाई इस तरीके से आप क्या खींच दो, एक सर्कल खींच दो, सर्कल, ये सर्कल खिंच जाएगा, आप बोलोगे सर्कल खिंच जाएगा। ये ओपी क्या होगा, ओपी होगा जी सर्कल की रेडियस। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से आप मुझे एक बात बताना कि अगर मैं यहां से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, आप ही बताएंगे, देखो मैं तो कुछ बताने वाला हूं नहीं, आप ही मुझे बताओगे। मैं आपसे पूछूंगा जरा बताओ कि बेटा ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है। आपसे पूछता हूं कि बताओ ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, जल्दी से बताओ ये दूरी कितनी है। अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है तो ये मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरे दोस्तों, ये एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी है मेरे प्यारे भाई, एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी है मेरे दोस्तों एक्स, एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी है मेरे दोस्तों एक्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है ना, एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी होगी ये एक्स, है ना। आप मुझे बताओ कि मेरे प्यारे भाई ये दूरी कितनी, ये दूरी कितनी, ये वाली दूरी कितनी है। तो आप कहोगे सर ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी है मेरे दोस्तों, वाई एक्सिस के समांतर चलेगी दूरी है मेरे दोस्तों वाई। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल। हो सकता है पॉइंट पी की लोकेशन यहां हो तो मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब मेरे प्यारे भाई ये वाला कोण क्या है, ये वाला एंगल है मेरे दोस्तों थीटा, ये वाला कोण है मेरे दोस्तों थीटा, ये थीटा, गौर से देख लीजिएगा थीटा कहां बन रहा है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों ये कितना है, थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही थीटा। तो मेरे प्यारे भाई ये समकोण त्रिभुज बन गया। मैंने मान लिया कि ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला जो कोण है ये रेडियस ओपी और एक्स एक्सिस के बीच बनना है, ये इस सर्कल की रेडियस त्रिज्या और एक्स एक्सिस के बीच बन रहा है ये थीटा। तो भाई अगर मैं इस त्रिभुज में थीटा के लिए 90 डिग्री के सामने आर तो हाइपोटेनस है, थीटा के लिए मेरे दोस्तों वाई लंब है और एक्स मेरे दोस्तों क्या है आपका बेस है। तो अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां से साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो साइन थीटा होगा मेरे प्यारे भाई लंब, थीटा के लिए मेरे दोस्तों वाई आपका लंब है और 90 डिग्री के सामने आपका आर हाइपोटेनस है। तो यहां से वाई का मान आएगा मेरे दोस्तों आर साइन थीटा, वाई का मान जो आएगा मेरे दोस्तों आर साइन थीटा। अगर थीटा के लिए मैं इस त्रिभुज में कॉस लगाता हूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो बेटे हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन यहां तो त्रिकोणमिति लग रही है, लगेगी बेटे, ऐसा नहीं कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने बैठे हो तो बाकी सब चैप्टर को नेस्तो नाबूद कर दो, आनी चाहिए थोड़ी बहुत चीजें। इसलिए आर्ट साइड वालों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाता, उसके बाद वो भी खिलाड़ी बन जाते हैं। तो इस एंगल थीटा के लिए आपका बेस है एक्स, थीटा के सामने वाली साइड लंब होती है, जुड़ी हुई साइड आधार होती है, तो कॉस थीटा बराबर बेस है एक्स और मेरे दोस्तों और ये है कर्ण आपका आर। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा आर कॉस थीटा, एक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आर कॉस थीटा। तो इसी को मेरे दोस्तों ये जो है ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में, ये एक्स और वाई की वैल्यू मेरे प्यारे भी क्या आ गई, त्रिकोणमिति की फॉर्म में आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ कि ना। इन्हीं को हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो एक्स का मान मेरे दोस्तों क्या आया है आर कॉस थीटा और वाई का मान क्या आया है मेरे दोस्तों आर साइन थीटा। एक्स का मान आया है मेरे प्यारे बच्चे आर कॉस थीटा और वाई का मान आया है आपके लिए आर साइन थीटा। एक्स का मान आर कॉस थीटा, वाई का मान आर साइन थीटा। इसी को हम पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या बन गया, ये पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट कहे जाएंगे, पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। यानी कि हमने पॉइंट पी की लोकेशन को त्रिकोणमिति की फॉर्म में लिख के दिखाया, त्रिकोणमिति की फॉर्म में आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ सर, अब आप कहोगे सर ये आर कैसे निकलेगा, हाउ विल वी फाइंड आउट आर, तो आर निकलेगा पाइथागोरस से। भाई हमको तो एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएगी,
आर कैसे निकलेगा? अगर मैं यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये एक्स है वाई है 90 डिग्री के सामने, तो आर का मान होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर का मान होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे सर ये थीटा कैसे निकलेगा? थीटा भाई हमको एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स दिया है, वाई दिया है। एक्स और वाई है लंब और आधार। लंब और आधार में क्या लगता है? लंब और आधार में क्या लगता है? टेन। टेन लगता है। तो टेन थीटा बराबर होगा जी वाई बटे एक्स। टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स। और आप जानते हैं कि अगर टेन थीटा वाई बटे एक्स है तो थीटा बराबर जो होता है वो टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। क्लियर है? तो आर और मेरे दोस्तों थीटा की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जैसे मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूं बच्चों, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। यस, जैसे सवाल है, बताओ। बिंदु, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा मेरे दोस्तों। सवाल है आपके सामने, बिंदु 4√3 कॉमा 12 का पोलर कोऑर्डिनेट बताओ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, जिसके निर्देशांक है 4√3 कॉमा 12, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4√3 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट मेरे दोस्तों 12 है। तो आपसे पूछा इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा, ये आपको बताना है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। पहले आर निकालो, तो आर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? बेसिक से बताता हूं पहले। आर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्या आएगा बेटे? मैं भी अब 16 तिया 48 और 144, 192 आ जाएगा ना। 192, 192 होता है 64 तिया। 64 तिया 192, 64 का रूट 8, 3 का रूट 3, 8√3 आ जाएगा। तो ये आ गया जी 8√3। अब यहां से थीटा क्या आएगा मेरे दोस्तों? टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स। थीटा निकालना है तो टेन थीटा आएगा वाई बटे एक्स। टेन थीटा है वाई बटे एक्स। वाई का मान 12 है, एक्स का मान 4√3। तो 4 से 12 3 बार जाएगा, फिर 3 से √3 जाएगा √3। अच्छा, यहां से थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई। यहां से तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू निकल गई। नहीं निकलती है तो हम थीटा को लिखते हैं टेन इनवर्स √3। √3 क्या होता है? टेन 60 डिग्री होता है। टेन 60 डिग्री। तो यहां से मेरे दोस्तों थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। जब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, आर का मान 8√3 है, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पोलर कोऑर्डिनेट होंगे मेरे दोस्तों आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, कॉमा आर साइन थीटा। आर यानी कि 8√3, साइन थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री। तो ये पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट आ गए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, विधि जस्ट स्किप कर दीजिए। तो पहले हमने आर का मान निकाला, ये रहा कंसेप्ट मेरे दोस्तों। फिर हमने थीटा का मान निकाला, ये रहा कंसेप्ट। रोशन ये सर एक बार बेसिक, बेटा यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, यही बेसिक है। बट आपके लिए सारी चीज नहीं है तो मुश्किल है आपके लिए। बेसिक मुश्किल है बेटे आपके लिए। ओके, जो बोर्ड पे लिखा हुआ ना यही बेसिक है, और कोई बेसिक ना है। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। चंदन सब बिल्कुल समझ नहीं आया, फॉर्मूला नहीं आते, फॉर्मूला नहीं आते तो छोड़ दीजिए, जस्ट स्किप कर दो। अगर किसी को त्रिकोणमिति नहीं आती है बिल्कुल भी तो स्किप कर दो। सर यहां पे टेन थीटा ही क्यों निकाला? गुड डाउट। देखो
टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। अब हमें सवाल में एक्स और वाई का मान दिया जाएगा। एक्स इस एंगल थीटा के लिए वाई लंब है, एक्स आधार है। जब हमें वैल्यू ही लंब और आधार की पता है, परपेंडिकुलर बेस की पता है, और परपेंडिकुलर बेस में रिश्ता ही जब टेन बताता है तो टेन ही ना लगाऊंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को साइन कॉस टेन नहीं आता तो इस चीज को छोड़ दीजिए, समझने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे उस दिन आप अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। ओके, चलो दोस्तों, ये तो हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक मेथड, आपने पूरा डिटेल में बताया। लेकिन ऑप्शन से ये सवाल और जल्दी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत तक नहीं है बच्चों। आप कहोगे सर कैसे? भाई मेरे दोस्तों, है तो मतलब तो एक ही है, बस लिखने का तरीका ही तो अलग है। बस ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, ये त्रिकोणमिति के रूप में लिखा है, मतलब तो एक ही होना चाहिए। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको सॉल्व करने पर यही आ जाए। पूछा क्या, 4√3, 12 का पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पर यही आ जाए। वैसे भी पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है r cos थीटा, r sin थीटा होता है, तो पहले cos आता है बाद में sin आता है, तो ये वाला तो देखते ही गलत हो जाएगा, ये वाला तो देखते ही गलत हो जाएगा। अब मैं जैसे ये वाला ऑप्शन लेता हूं, बी ऑप्शन, अगर मैं बी ऑप्शन को मानता हूं तो 8√3 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, 8√3 साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है जी √3/2। किसी को त्रिकोणमिति की टेबल याद नहीं है तो भैया मैं तभी समझ पाओगे आप जब आप त्रिकोणमिति पूरी कर लोगे। जिस दिन आप त्रिकोणमिति पढ़ लोगे उस दिन आपको ये अपने आप में समझ आ जाएगा। साइंस साइड वाले को कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट वाले बच्चे को जब पूरा सिलेबस पूरा होगा ना तब उसको चीज क्लियर होती है। बस यही सवाल है, और आगे कहीं त्रिकोणमिति नहीं लगेगी इसमें। 2 से 8 4 बार कट जाएगा, और ये देखिए 2 चौकी, बिल्कुल देखो 4√3 और 12 हो गया, सेटिस्फाई। ये ऑप्शन 4√3, 12 बनना यही करेक्ट है, बी ऑप्शन। बस बात खत्म, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। खत्म हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, चलो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन, अगला कंसेप्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अगला कंसेप्ट देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप ये जानो कि लाइन या हिंदी में रेखा क्या होती है। लाइन या हिंदी में रेखा क्या होती है, तो आप में से हर कोई जानता है कि अगर हम बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ बिल्कुल सीधे सीधे मिलाकर रख दें, बहुत सारे पॉइंटों को अगर हम एक साथ एक के आगे एक के आगे एक मिला के रख दें, तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाती है। लाइन मतलब जिसकी जो कहीं भी मुड़े नहीं, एकदम सीधी रहे, जिसकी कोई मेरे दोस्तों मोटाई ना हो, कोई चौड़ाई ना हो, केवल लंबाई हो। ठीक है, लाइन है, हर कोई जानता है इसको, हम लाइन रेखा बोलते हैं। देखो किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। जैसे मेरे दोस्तों ये बिंदु है, ये बिंदु है, पॉइंट है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस बिंदु से कितनी लाइन जाती हैं, तो इस बिंदु से तो बहुत सारी लाइन जाएंगी, अनंत लाइन जाएंगी। इस बिंदु से तो बहुत सारी लाइन खींची जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो बिंदु हैं अलग अलग, इन दोनों बिंदुओं से कितनी लाइन जाएंगी, तो भैया दो पॉइंटों से, इन दो बिंदु से एक ही लाइन क्रॉस करेगी। बताओ, एक से ज्यादा लाइन
इन दो बिंदुओं से जा ही नहीं सकती, बिल्कुल बेसिक सी बात है। लेकिन अगर आपके पास एक ही बिंदु है तो एक ही बिंदु से तो मेरे दोस्तों बहुत सारी लाइन क्रॉस करके निकल सकती हैं एक ही बिंदु से। लेकिन अगर दो अलग अलग बिंदु हैं तो उनसे केवल एक ही लाइन क्रॉस करके जाएगी, एक से ज्यादा जा ही नहीं सकती मेरे दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, ये किसी भी लाइन को खींचने के लिए अपने हिसाब से, आपके हिसाब से किसी लाइन को खींचने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। अब आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? व्हाट इज द मतलब ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन? ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत बेसिक से, बहुत प्यार से मेरी बात को समझिएगा। जैसे बच्चे, हमने आपके पास सामने एक सीधी रेखा खींची, मैंने प्यारे बच्चों ये सीधी रेखा खींची, तो एक ऐसी इक्वेशन बताओ, एक ऐसी समीकरण बताओ, एक ऐसी समीकरण बताओ, एक ऐसी समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब एक ऐसी समीकरण जो इस लाइन पर स्थित, जो इस लाइन पर स्थित हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती हो, जो इस लाइन पर स्थित हर एक बिंदु को सेटिस्फाई करती हो। यह होता है मेरे प्यारे भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो मेरे दोस्तों, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखने का जो तरीका है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एबीसी क्या है मेरे दोस्तों? एबीसी मेरे प्यारे भाई यहां पे रियल वैल्यूज हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी मेरे दोस्तों क्या है भाई? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नहीं हो सकते। और एक्स और वाई क्या है? व्हाट इज एक्स वाई? एक्स वाई है पॉइंट के निर्देशांक। यानी कि मेरे प्यारे भी देखो, एक लाइन में बहुत सारे बिंदु होते हैं, एक लाइन में अनंत पॉइंट होते हैं भाई। जैसे मैंने एक लाइन खींची मेरे दोस्तों ए बी, मैंने एक लाइन खींची मेरे प्यारे भाई ए बी, ध्यान से सुनेगा। इस लाइन ए बी पर ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है, ये बिंदु भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, और हर पॉइंट के निर्देशांक अलग अलग हैं, हर पॉइंट के निर्देशांक अलग अलग हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि लाइन ए बी की इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन का मतलब एक ऐसी मेरे दोस्तों, एक ऐसा रिलेशन बताओ, एक ऐसा संबंध बताओ जो इस रूप का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप का होगा। और मेरे दोस्तों, इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सपोज ये पॉइंट मेरे दोस्तों 5 1 है, तो अगर मैं 5 1 रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी सपोज इस पॉइंट के निर्देशांक कुछ और है, वो रखूंगा मैं एक्स वाई की जगह तो भी सेटिस्फाई करने का मतलब, अगर मैं एक्स वाई की जगह 5 1 रख दूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, संतुष्ट हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एग्जाम्पल देके समझाता हूं मेरे दोस्तों, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे बच्चों, हमने आपके सामने ये कोऑर्डिनेट खींचे, ये ओरिजिन मूल बिंदु 0 0, ये पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, ये पॉइंट है मेरे दोस्तों यहां पर सपोज 2,2, और ये पॉइंट है मेरे दोस्तों 5,5, 5,5। अब मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों पॉइंटों को मिलाया गया, सॉरी ये ओरिजिन है, ये दो पॉइंट है 2,2 और 5,5। मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया इस प्रकार से। तो आप बताओ ये एक लाइन बन गई। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी मेरे प्यारे भाई? जल्दी से सोचो, क्या ऐसी इक्वेशन है, ऐसी कौन सी समीकरण है जो इस लाइन पर स्थित हर बिंदु को सेटिस्फाई करे? गौर से अगर देखा तो मेरे दोस्तों 2 2 है, ये 5 5 है। इसी लाइन पर मेरे दोस्तों 3,3 भी आएगा, इसी लाइन पर 6,6 भी आएगा,
अगर आप खींच के देखो, अगर आप पेन पेपर लाके, एक छोटे बच्चे की कॉपी लाके अगर लाइन खींच के देखो, 2,2 है, यहीं पे 3,3 आएगा, इसी लाइन पे 5,5 आएगा, इसी लाइन पे 0,0 आएगा, इसी लाइन पे 6,6 आएगा, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन बन गई x बराबर y। इस लाइन की समीकरण बनेगी x बराबर y, या फिर ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई बराबर 0। इस लाइन की इक्वेशन बन गई, यानी कि इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट, इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई की जगह 2 रखो, 2 बराबर 2, एक्स वाई की जगह 3 रखो, 3 बराबर 3, 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, 7 बराबर 7। तो एक ऐसा रिलेशन आ गया एक्स और वाई के बीच जो इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता हुआ जाएगा। तो इसी रिलेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्लियर है? और किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमेशा इस रूप की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समझ में आया? क्लियर? लाइन और स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है श्याम जी, लाइन तो स्ट्रेट ही होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, धीरे धीरे जवाब में हम सवाल करेंगे। इसी लाइन पर 4,4 भी होगा, इसी लाइन पर 6,6 भी होगा, 7,7 भी होगा। आप खुद से खींच के देख सकते हैं, कॉपी में ऐसे खींच के देखिएगा, सारे पॉइंट इसी लाइन पर आएंगे। ठीक है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। मैं आपको इक्वेशन निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है जी, धीरे धीरे आएगा अर्पित। ओके, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, मैं अगर बेटे आपसे पूछूं कि बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो बताओ क्या होगी? एक्स अक्ष की इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल बेसिक सी बात। तो भाई एक ऐसी आपको बतानी है मेरे दोस्तों, एक ऐसी इक्वेशन जो उस लाइन पर स्थित हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे। मुझे पता है एक्स एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट बनाओ उसका हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वाई बराबर 0। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन एक्स एक्सिस पर स्थित हर बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड बन गया मेरे दोस्तों कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई बराबर 0। मैं आपसे पूछता हूं बताओ बेटे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वाई एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स निर्देशांक तो 0 ही आएगा ना। वाई तो कुछ भी हो सकता है, वाई आई डोंट नो बट आई नो फिक्स वैल्यू एक्स इज 0, यानी कि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0। बात आई समझ में? क्लियर है? सभी को बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है, ठीक है, बिल्कुल मैं बहुत डीप में जाऊंगा और इसके हर एक टाइप को मैं आपको समझाऊंगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई बराबर 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स बराबर 0। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मैं प्यारे दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मैंने एक लाइन आपके सामने लिखी, यहां पे आगे चले यहीं बताता हूं। हमने एक लाइन आपके सामने लिखी, बताओ x बराबर 3, x बराबर 3। मैंने आपके सामने एक लाइन खींची है x बराबर 3, एक लाइन की इक्वेशन x बराबर 3 है। तो बताओ ये लाइन कैसे खींची जाएगी, बताएं जल्दी से। हमने एक लाइन आपके सामने, लाइन की इक्वेशन लिखी है x बराबर 3 है, लाइन की इक्वेशन है। एक रेखा की समीकरण x बराबर 3 है। तो बताओ ये लाइन कहां होगी, कैसे खींची जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्तों x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है मेरे दोस्तों, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है मेरे प्यारे भाई, ये आपका ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु है। हमको एक लाइन खींचनी है x बराबर 3, केवल x बराबर 3 बताया गया है, y कोऑर्डिनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तो x बराबर 3, तो मेरे दोस्तों x एक्सिस पर 3 दूरी चलो, 1 2 3। हमने x एक्सिस पर 3 दूरी चली, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। x बराबर 3, देखो x बराबर 3 होना चाहिए। y क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, y क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे ये लाइन आएगी कि नहीं, ये लाइन होनी चाहिए कि नहीं, ये लाइन होनी चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ। ये लाइन x बराबर 3 बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। आप इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। ये क्या है 3,0, ऊपर जाओगे 3,1, ऊपर जाओगे 3,2, ऊपर जाओगे 3,3, नीचे आओगे मेरे दोस्तों 3,-1, यानी कि y कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा, लेकिन इस लाइन पर स्थित हर एक बिंदु का x कोऑर्डिनेट मेरे दोस्तों यही रहेगा। क्लियर है, यानी कि ये जो लाइन x बराबर 3 है, ये क्या आएगी मेरे दोस्तों, ये y एक्सिस के समांतर आएगी। ये लाइन y एक्सिस के समांतर यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल होगी, बात समझ में आई, y एक्सिस के पैरेलल। मजा आया कि नहीं आया। x एक्सिस के परपेंड, यानी कि अगर कोई लाइन x बराबर समथिंग है तो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं लास्ट, चलो एक चीज हम आपसे और पूछते हैं लास्ट, और यहां आज की क्लास को खत्म भी करेंगे। फिर हमने आपके सामने एक लाइन लिखी y बराबर -5, बताओ ये लाइन कहां होगी। हमने लाइन लिखी y बराबर -5, देखो हर लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगी। आप कहोगे सर हमें तो दिख ही नहीं रही है फॉर्म, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 0x + y + 5 बराबर 0, देखो यही है ना। हर लाइन की फॉर्म इसी फॉर्म की होती है, ax + by + c बराबर 0। यहां a की जगह 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है c, कांस्टेंट है 5। समझ में आया कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, लाइन है y बराबर -5, बताओ। तो जैसे प्यारे भाई मैंने आपके सामने बना दिया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमें एक रेखा की समीकरण दिया y बराबर -5, बताओ ये लाइन कहां होगी। हमको y कोऑर्डिनेट पता है, y लोकेशन -5 होनी चाहिए, x कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज x, बट y शुड बी -5। तो बेटा y एक्सिस पर -5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहां गए, यहां गए। ये पॉइंट y बराबर -5 है। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, मैं यहां पे एक ये लाइन खींच देता हूं, तो क्या ये लाइन y बराबर -5 होनी चाहिए कि नहीं। क्या ये लाइन y बराबर -5 होनी चाहिए कि नहीं। आप इस लाइन पर कहीं भी कोई, इस पॉइंट के लोकेशन क्या, इस पॉइंट के लोकेशन है 0, -5। आप इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट लीजिए मेरे दोस्तों, x कोऑर्डिनेट तो बदलता रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट -5 ही रहेगा। यहां पे आप चलोगे 1, -5, थोड़ा और आगे चलोगे 2, -5, इसी तरीके से यहां इधर भी आओगे मेरे दोस्तों 1, -5। इस लाइन पर स्थित कहीं भी आप बिंदु लीजिए, हमेशा मेरे प्यारे भाई y कोऑर्डिनेट -5 ही रहेगा। यानी कि ये जो लाइन y बराबर -5 है, ये क्या आएगी, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये लाइन x अक्ष के समांतर होगी, पैरेलल होगी। बात समझ में आएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल हो जाएगा पीटी, है कि नहीं। ओके जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल गया। मैं आपसे 2 सवाल इस पे पूछूंगा। सवाल नंबर है 3, सवाल आया है 2021 के सीजीएल के मेंस के पेपर में। आप देख लो, मेंस के पेपर में ऐसे लल्लू लाल सवाल आए हैं। समीकरण x बराबर a का ग्राफ है, समीकरण x बराबर a का ग्राफ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन एट 45 डिग्री टू y एक्सिस, 45 डिग्री टू x एक्सिस। अगर समीकरण x बराबर a है
एक्स बराबर समथिंग है तो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन। अगर एक्स बराबर ए है तो मेरे दोस्तों ये लाइन बनेगी, ये लाइन, ये पॉइंट ए कॉमा 0, इस लाइन पर स्थित हर बिंदु का मेरे प्यारे भाई वाई एक्सिस के समांतर एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी। तो मेंस का सवाल था, केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं इसमें, कुछ नहीं। आगे अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 4, बताएं जी। करो। नीचे दिए गए ग्राफ में रेखा ए बी क्या दर्शाती है? आपके सामने ग्राफ दिया गया, रेखा ए बी क्या दर्शाती है? ग्राफ है। सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का था। देखती पता लग रहा है कि ये दोनों लाइन समांतर खींची गई हैं। ये वाई एक्सिस है, ये यहां से जा रही है -3 से, -3 से जा रही है, तो ये जो लाइन होगी बेटा क्या होगी? ये जो लाइन होगी क्या होगी? वाई एक्सिस के समांतर रेखा है, तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स बराबर -3। इस लाइन पर आप कहीं वाई एक्सिस के समांतर रेखा की इक्वेशन एक्स बराबर -3 पॉइंट से जा रही है, इस लाइन पर आप कहीं भी बिंदु लो, वाई निर्देशांक तो बदलता रहेगा लेकिन एक्स निर्देशांक -3 ही रहेगा, तो इसकी लोकेशन, इसकी ये हो जाएगी इक्वेशन एक्स प्लस 3 बराबर 0। -3 इधर आएगा, एक्स प्लस 3 बराबर 0। एक्स बराबर -3 को उधर ले आएंगे, एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। आज की क्लास में हमने जाना कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ी, पॉइंट की लोकेशन कैसे बताते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है, सवाल भी करा हमने, है ना, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होते हैं, लाइन के बारे में बहुत बेसिक सी बातें जानी। ओके, बाकी जो है कल हम इसके आगे करेंगे। बाय। ठीक है जी।